आनंदपुर नाम के एक गांव में सूरज और धीरज नाम के दो दोस्त रहते थे। उन दोनों की दोस्ती गांव में एक मिसाल थी और उस गांव में कोई भी उनके बारे में पूछता था तो भाई साहब, इस गांव में सूरज धीरज है ना, उनका घर कहाँ पड़ता है जरा? ऐसा पूछने पर गांव में रहने वाले लोग, वह दोनों एक ही है, जैसे दो शरीर में एक आत्मा, एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं, दोनों दोस्त, ऐसा कहते थे। सूरज बड़ा ही चुस्त और मेहनती व्यक्ति था। हर रोज सुबह जल्दी उठकर अपना सारा काम बिना विश्राम के निपटा लेता था। लेकिन धीरज एकदम ही आलसी और आज का काम कल करूंगा ऐसा कहकर हमेशा अपना काम टाल देता था। सिर्फ यह एक फर्क उन दोनों में, बाकी सब गुण मिलते थे, मानो जैसे एक सिक्के के दो पहलू। जो कोई भी गांव वाला धीरज को देखता तो पूछता, अरे ये क्या धीरज, तुम्हें अपने दोस्त सूरज जैसे मेहनत करके कुछ कमाना नहीं चाहिए क्या? थोड़ा तो जिम्मेदार बनो। ऐसी सलाह देते थे। जब सूरज और धीरज को कोई काम करना पड़ता तो दोनों एक साथ मिलकर बैठकर पूरी चर्चा करने के बाद ही कोई निर्णय लेते थे। लेकिन एक बार सूरज दुकान खोलने का निर्णय करके धीरज को कुछ भी नहीं बताते हुए दुकान देखकर उसका एडवांस देकर आ जाता है। अगले दिन दुकान का सारा सामान ले आता है। पूरे गांव में इस बात की चर्चा थी, लेकिन धीरज इससे बिल्कुल अनजान था। रास्ते में धीरज को देखकर एक व्यक्ति बोला, यह क्या धीरज, 3 दिन से तुम्हारा दोस्त सूरज दिन रात एक करके दुकान तैयार कर रहा है, तुम मदद नहीं कर सकते? कोई बात नहीं, लेकिन इस समय कम से कम उसके साथ तो रह सकते हो ना? यह बात सुनकर धीरज के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। धीरज रात भर सूरज की इस बर्ताव के बारे में सोचता रहा। क्या सूरज भी मुझे बाकी लोगों की जैसे बेकार समझता है? मेरे साथ जब चर्चा किए बिना वो कोई काम नहीं करता, लेकिन आज मेरा जिगरी दोस्त मुझे नजरअंदाज कर रहा है। ये क्या हो रहा है? ऐसे बहुत सारे ख्याल उसके दिमाग में दौड़ने लगे। अगले ही दिन सूरज को मिलकर सब कुछ पूछने का निश्चय कर लेता है और अगले ही दिन सूरज धीरज के घर जाकर, धीरज धीरज पुकारते हुए उसका हाथ पकड़कर बोला, आओ, मैंने एक दुकान शुरू की है, तुम आकर उसका उद्घाटन करके उसका दरवाजा खोलो मेरे यार। और हमारा धीरज, जिसके नाक पर हर समय गुस्सा सवार रहता है, वह फिर भी अपने दोस्त के लिए सोचता है कि इस उद्घाटन के बाद वह गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। सूरज और धीरज दोनों दुकान के पास आते हैं। सूरज चाबी देकर धीरज को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। धीरज दरवाजा खोलता है और एकदम चमचमाती दुकान को देखकर चाबी सूरज के हाथ में थमाते हुए, तेरा भला हो, ऐसा कहता है। और उसी समय सूरज उस चाबी को धीरज को देकर उसे सीधा मालिक की कुर्सी पर बिठाकर कहता है, चलो, आखिरकार मेरा दोस्त दुकान का मालिक बन ही गया। यह सुनकर धीरज आश्चर्य से सूरज को देखता है और तभी सूरज बोलता है, ऐसा क्या देख रहे हो दोस्त? गांव वाले सब तुम्हें आलसी आलसी कहते रहे और तुम्हारा यह दोस्त चुपचाप देखता रहा है। पहली बार तुम्हें बिना पूछे कोई काम किया है, मुझे माफ करना मेरे यार। यह बात सुनकर धीरज की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह सूरज को एक जादू की झप्पी देता है। सालों तक वह ईमानदारी और शिद्दत से अपनी दुकान चलाता है और एक दुकान से 2 दुकान का मालिक बन जाता है। दूसरी दुकान सूरज के नाम कर देता है। ऐसी ही कई सालों तक वह दोनों साथ साथ खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जो हमें किसी का दोस्त बनने से पहले अच्छी से सोचना चाहिए, लेकिन एक बार दोस्ती कर ली तो सही हो या गलत, हमें अपने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा उसका हौसला बढ़ाते रहना चाहिए। सुल्तानपुर नाम के एक गांव में राकेश नाम का एक युवक रहता था, जो दिन भर आवारा घूमता रहता था। राकेश के पिता चरणदास उस गांव में एक छोटा सा होटल चलाते थे, जिससे वह अपना और अपने बेटे का पेट पालते थे। गांव वाले राकेश को चुगलखोर राकेश के नाम से जानते थे, क्योंकि वह किसी को खुश नहीं देख सकता था। अगर उसे कोई हंसता या खुश इंसान दिखता है तो वह पूरी कोशिश करता है कि उसे उदास करने की या झगड़ा मोल लेने की।
राकेश के घर के पास वाले घर में सुधाकर और दिवाकर नाम के दो भाई रहते थे, जिनकी एकता पूरे गांव में एक मिसाल थी। राकेश को यह बात बिल्कुल हजम नहीं होती थी और दोनों भाइयों में फूट डालने का मौका ढूंढ रहा था। एक दिन दिवाकर अचानक से राकेश को मिलता है तो राकेश बोलता है, क्या हालचाल है तुम्हारे? दिवाकर ने जवाब दिया, मैं अच्छा हूं राकेश, जब तक मेरा भाई मेरे साथ है मुझे किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं। फिर राकेश बोला, हाँ वह भी ठीक है भाई, घर खेत और जमीन पूरा उसके नाम पर है ना, तुम तो मजे में ही होंगे। अगर तुम सोचने लग गए तो इससे तुम्हारा भाई सुधाकर को मुश्किल हो जाएगी ना। यह कहकर वो दिवाकर के मन में दुविधा सी पैदा कर देता है और दिवाकर जवाब देता है, सब कुछ उसके नाम पर है, यह मैं मानता हूं, लेकिन मेरा भाई हिसाब का पक्का है और मुझसे बिना पूछे कुछ भी काम नहीं करता। यह सुनकर राकेश को महसूस हुआ कि दिवाकर धीरे धीरे उसकी बातों में आ रहा है। तुम्हें हिसाब नहीं आता है, इसीलिए तो तुम्हारा भाई सिर्फ तुम्हें हिसाब दिखाता है और कभी भी साथ नहीं ले जाता। ऐसा कहकर वो दिवाकर के मन में संदेह पैदा कर देता है। परिणाम स्वरूप दिवाकर अपने भाई सुधाकर से अपना आधा हिस्सा लेकर अपने गांव चला जाता है और इसी प्रकार राकेश पूरे गांव में अपनी चुगलखोरी से हलचल मचाकर रखता है और उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करता है। और ऐसी में एक दिन राकेश के पिता चरणदास का देहांत हो जाता है और होटल की सारी जिम्मेदारी राकेश को उठानी पड़ती है। होटल पर कर्ज होने के कारण उस होटल की जिम्मेदारी भी राकेश पर आन पड़ती है। कर्ज चुकाने और होटल की मरम्मत कराने के लिए राकेश बैंक से लोन उठाता है। कागजी कार्रवाई चली, बैंक अधिकारी भेस बदलकर होटल में आता है। यह चरणदास कौन है भाई? राकेश अधिकारी को कर्जदार समझकर अपने और अपने पिताजी के बारे में और होटल के बारे में बुरा भला कहकर वहां से भगा देता है। राकेश अपनी इस करतूत पर बहुत घमंड करते हुए सोचता है, लेकिन काफी दिन बाद भी लोन के अर्जी डालने के बाद उसे कोई भी बैंक से संपर्क नहीं करता। इसीलिए वह खुद बैंक जाकर अधिकारी से पूछता है, श्रीमान मैंने यहाँ अर्जी दी थी लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं आई लोन की, आप मुझे थोड़ा बताएंगे इस बारे में? यह लीजिए लोन की अर्जी। सभी कागजात को अच्छे से देखकर अधिकारी बोलता है, अरे भाई, तुम्हारे लोन की अर्जी की जांच के लिए तुम्हारे होटल आए थे और वहां पर किसी ने तुम्हारे और तुम्हारे होटल के बारे में बहुत गलत सलत बातें की हैं, इसलिए तुम्हारा लोन पास ही नहीं हुआ। होटल से आए अधिकारी को वहीं पर देखकर राकेश को अपनी गलती का एहसास होता है। दूसरों का मजाक उड़ाने के चक्कर में और चुगली करने के चक्कर में वह इतना मशहूर था कि अधिकारी को पहचान ही नहीं पाया। उस दिन उसे यह समझ आया कि जो भी दूसरों की खुशी छीन कर आनंद लेता है, भगवान उसकी खुशियों को भी छीन ही लेता है। अगर किसी की मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी का नुकसान भी नहीं करना चाहिए।